नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दुष्कर्म और हत्या मामले पर तृणमूल में बगावत। बंगाल सरकार में ममता के सांसद ने ही मांगा जवाब। सुसाइड की कहानी पर उठाए सवाल। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता का विसरा बदलने का किया दावा। 7 दिन तक रैली धरना प्रदर्शनों पर रोक। कोलकाता बलात्कार एवं हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज होने वाला बहुप्रतीक्षित डूरंट फुटबॉल मैच रद्द। सरकार ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। हत्या एवं बलात्कार के मुख्य आरोपी संजय राय और अन्य की आज की जाएगी मनोवैज्ञानिक जांच। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से की घंटों तक पूछताछ। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में शरणार्थियों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता करेंगे प्रदान। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे जैनिक सिनर, जेवरेव और फ्रांसिस टियाफो। वहीं महिला वर्ग में जेसिका पेगुला ने बनाई अंतिम 4वीं जगह। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोलकाता बलात्कार एवं हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से ममता सरकार बुरी तरह से घबरा गई हैं। ममता बनर्जी आनन फानन में ऐसे फैसले कर रही हैं जो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ताज़ा मामला बहुप्रतीक्षित ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान डूरंट फुटबॉल मैच को लेकर है। ये मैच आज खेला जाना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है, जबकि मैच की सभी टिकटें भी बिक चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम में जूनियर डॉक्टर को न्याय की मांग वाले प्ले कार्ड लेकर जाने की बात कही थी, जिससे घबराकर ममता सरकार ने मैच ही रद्द कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने इस आयोजन को रद्द करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। यह स्थिति पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है, जहां 60,000 लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सरकार चुनौती मानती है और आत्मसमर्पण कर देती है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के जघन्य हत्या और बलात्कार के बाद वेस्ट बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन WBOA ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर रोक लगा दी है। एसोसिएशन ने इस सिलसिले में डॉक्टर घोष को पत्र लिखकर कहा कि प्रिंसिपल होने के नाते आपको सभी छात्रों और पीजीटी का स्थानीय अभिभावक माना जाता है। चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार सीबीआई को सौंप दिया गया है, इसलिए आपको आपके अस्पताल में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पूछताछ के लिए सीबीआई अधिकारियों द्वारा ले जाया गया है। जब तक आप बेदाग नहीं हो जाते और अदालत से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, हम आपको WBOA के बैनर तले हमारी सभी शैक्षणिक गतिविधियों से अलग रखने के लिए मजबूर हैं। साथ ही डॉक्टर घोष से स्पष्टीकरण मांगते हुए लिखा गया है कि कृपया हमारे संगठन से इस मेल और पंजीकृत पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर जवाब दें। आशा है आप बेदाग साबित होंगे और सच्चाई सामने आएगी। बता दें कि संदीप घोष से सीबीआई ने 23 घंटे से अधिक पूछताछ की। ये पूछताछ एक पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर की संदिग्ध मौत के सिलसिले में की गई है। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में राज्य की ममता सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के साथ अब खुद टीएमसी के नेता भी ममता सरकार से सवाल कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता सरकार पर कई सवाल दागे हैं। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पहले हिरासत में ले लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची। उन्होंने 2 दिन पहले भी आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को हटाने में देरी पर सवाल उठाए थे।
बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में एक बार फिर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में ममता बनर्जी पर सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने अपने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से ऐसी जानकारी जुटाई है जो सीबीआई की जांच में प्रासंगिक हो सकती है। बीजेपी नेता के अनुसार कोलकाता पुलिस ने मृतक पीड़िता डॉक्टर के विसरा को जांच के नाम पर बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध और घटना स्थल पर कई व्यक्तियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि घटना स्थल से मिले खून से सने सामान वस्तुओं को बाद में बदल दिया गया है और कोलकाता पुलिस की ओर से जब्त की गई वस्तुओं में जो दर्शाया गया है वह सामान वस्तु वास्तविक नहीं है, जिनकी डीएनए जांच में पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में घटना स्थल के पास लगे वॉश बेसिन को एक नए बेसिन से बदल दिया गया है। साथ ही डॉक्टर की हत्या करने के बाद शव को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। कोलकाता पुलिस आयुक्त पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने उम्मीद जताई कि सीबीआई जांच के दौरान इन पहलुओं की भी जांच करेगी। कोलकाता पुलिस ने 7 दिनों के लिए आरजीकर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लगा दी है, जिसके चलते वहां किसी भी तरह की सभा, धरना या रैली की इजाजत नहीं होगी। इस पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तानाशाह अपनी सरकार के खिलाफ जन विद्रोह से डरी हुई हैं, लेकिन वे इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगी। कभी मत भूलिए, ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के बलात्कार और हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बचाने और हर सबूत मिटाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में सोशल मीडिया से पीड़िता की फोटो, नाम और पहचान हटाने को लेकर गुहार लगाई गई है। याचिका में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पक्षकार होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय राय और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा। सीबीआई से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार सीबीआई की सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंच गई है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से आरोपी संजय राय की मनोस्थिति का पता लगाया जाएगा। वहीं सीबीआई ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से कई घंटों तक पूछताछ की। उन्हें एक और दौर की पूछताछ के लिए फिर से सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया है। दरअसल सीबीआई सीएफएसएल और मेडिकल विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीकों जैसे 3D स्कैनर आदि का उपयोग करके साक्ष्य एकत्रित करेंगे और साथ ही घटनाओं के क्रम, व्यक्तियों की संख्या और मकसद आदि को समझने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार कई गवाहों से पूछताछ हो रही है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा और मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में ये भी मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। पत्र में पीड़िता के शोक संतप्त परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी सरकार की सबूतों को नष्ट करने में शामिल है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्थानांतरित करने का जो आदेश वापस लिया गया है, इससे जाहिर है ये कदम डॉक्टरों को डराने के लिए लिया गया था। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव है, अपराधी बचाव है, सबूत मिटाओ, डॉक्टर डराओ, परंतु बेटी को न्याय मत दिलाओ। और इसी के चलते हमने देखा कि कैसे 43 डॉक्टरों को ट्रांसफर ऑर्डर भी दिया गया था। अब भाजपा के और मीडिया के प्रेशर में आकर इस तालिबानी ऑर्डर को विड्रॉ भी किया है। पर यह कहा जा रहा है ये रूटीन ऑर्डर था तो विड्रॉ क्यों किया? और जो ऑर्डर दिया गया 24 घंटों में इसलिए वापस लिया गया क्योंकि डॉक्टर्स को डराने की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई, काम हो गया। जो संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, ये सारे लोग गायब कहाँ हैं? ये मिसिंग इन एक्शन क्यों है? आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सैनी ने बताया कि राज्य में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं आयोग की सिफारिश के अनुसार इस कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाएगा। सैनी ने यह भी बताया कि ये नया नियम भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया गया है और आचार संहिता के पालन में विधानसभा चुनावों के बाद लागू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में पिछले एक साल में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और बैंकों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में बैंकों के डिपॉजिट में वृद्धि, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और साथ में एसेट क्वालिटी समेत कई वित्तीय स्थिति के प्रमुख मानकों पर फोकस रहेगा। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और साथ में सरकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री 2024-25 के पूर्ण बजट के बाद ये पहली समीक्षा बैठक होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पैटोगटांड शिनावाना को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री ने लिखा कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोगटांड शिनावाना को बधाई और अत्यंत सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हूं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के जुड़ाव की मजबूत नींव पर आधारित है। देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों से लगातार इसकी झलक सरकार के फैसलों में देखी जा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार लाना भी शामिल है। अपने काम धंधे के सिलसिले में लोगों को शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से सरकार ने मेट्रो सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो की जरूरत पिछले कुछ वर्षों से देश के टियर 2 शहरों में भी महसूस की जा रही है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तेज गति से देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत को बल दिया। 2014 तक देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध थी, लेकिन बीते 10 सालों में 16 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही अब देश के कुल 21 शहरों में मेट्रो एक इलाके से दूसरे को जोड़ते हुए स्थानीय निवासियों की आवाजाही को सुगम बना रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी का यह सिलसिला लगातार जारी है और हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण हो रहा है।
2014 के बाद से देश में कुल लगभग 700 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित किया गया है और आज देश के विभिन्न शहरों में कुल 945 किलोमीटर की मेट्रो ऑपरेशनल है। 2014 तक जब से नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार आई, उससे पहले 5 शहरों में और ये मेट्रो ये शुरू की गई थी और उसके बाद अगले 10 साल के अंदर अगर मैं कहूं तो उन 5 शहरों में जो मेट्रो थी वो उसकी लंबाई 248 किलोमीटर थी और इन 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके और 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी यानी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है वो 945 किलोमीटर और ये हो गई है। अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी 6 किलोमीटर मेट्रो प्रति महीना और इसमें जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते शुक्रवार को 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें बेंगलुरु, ठाणे और पुणे के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 के तहत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 15,611 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे साल 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इनमें पहला कॉरिडोर जेपी नगर चौथे चरण से आउटर रिंग रोड वेस्ट के साथ साथ कैंपापुरा तक होगा, जिस पर 21 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई 32.15 किलोमीटर होगी। दूसरा कॉरिडोर होसाहल्ली से मगदी रोड के साथ साथ काडाबगेरे तक होगा, जिस पर 9 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई 12.5 किलोमीटर होगी। इन 2 कॉरिडोर के पूरा होने के बाद बेंगलुरु शहर में कुल 220.20 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। बैंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस 3rd फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। टोटल 15,611 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 के अलावा कैबिनेट ने जिन 2 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी है उनमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना शामिल हैं। ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना के तहत 29 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिन पर कुल 22 स्टेशन होंगे। यह ठाणे शहर के पश्चिमी हिस्से की परिधि के साथ साथ चलेगा। ये नेटवर्क एक तरफ उल्हास नदी और दूसरी तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। यह परियोजना लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से साल 2029 तक पूरी होगी। पुणे मेट्रो चरण 1 के तहत स्वारगेट से कटराज तक दक्षिण की ओर 5.46 किलोमीटर विस्तार को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 2,954.53 करोड़ रुपए होगी और इसका परिचालन 2029 तक शुरू हो जाएगा। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। बेंगलुरु, ठाणे और पुणे में मेट्रो की 3 नई परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर इन शहरों के लोग काफी खुश हैं। पुणे के लोगों ने मेट्रो परियोजना की मंजूरी को लेकर केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। लोगों ने कहा कि मेट्रो सेवा शुरू होने से शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना सुगम होगा और समय की भी बचत होगी। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रकल्प को मान्यता दी है और इसकी वजह से हमारा जो ट्रैफिक की समस्या है वो हम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मार्केट यार्ड ये पुणे का मेन बाजार पेट है। यहाँ पे बहुत सारा व्यापारी लोग का आवक जावक रहता है और पुणे के बाकी एरिया से भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अहम चीज़ रहेगी। स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं या फिर ऑफिस के टाइमिंग्स, उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, आधा एक घंटा एक सिग्नल पे लग जाता है, सो वो सब कन्वीनियंट हो जाएगा। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में पटरियों पर तेज रफ्तार भरती मेट्रो आवाजाही में अहम भूमिका निभा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से मोदी सरकार के नेतृत्व में ईज ऑफ लिविंग को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से लोगों का जीवन सुगम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और तीसरी बार पदभार ग्रहण करने के बाद मोदी सरकार ने देश में अब तक 2 लाख करोड़ के पैकेज की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिससे बिल्कुल साफ है कि सरकार की प्राथमिकता रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने की है। किसी भी देश के विकास को गति देने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी भूमिका होती है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं न सिर्फ आर्थिक विकास को रफ्तार देती हैं, बल्कि इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होता है। इन्हीं सूत्र वाक्यों पर अमल करते हुए मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित रखा है। सरकार गठन के बाद अब तक देश में 2 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और पटना के पास बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी है। बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास में लगभग 1549 करोड़ की लागत आएगी। ये टर्मिनल भवन 70,390 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। इसकी वार्षिक क्षमता 10 मिलियन यात्रियों को संभालने की है। वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का अप्रूवल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहां पे बनेगा। बिहार के बिहटा में भी एक नए सिविल एन्क्लेव को विकसित किया जाएगा, जिस पर 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। बिहटा हवाई अड्डे पर प्रस्तावित नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग 66,000 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे 3,000 पीक और यात्रियों को संभालने और सालाना 50 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसकी कुल क्षमता को प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकेगा। 28 किलोमीटर दूर में बिहटा है, विच इज एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको 1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहटा में डेवलप होगा। बिहटा सिविल एन्क्लेव को लेकर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि ये एयरपोर्ट बिहार के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं वह बिहार की आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्र सरकार का काफ़ी फोकस भी रहा है। पिछले कई सालों के बजट को हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा करके आधारभूत संरचना को विकसित करने पर जोर दिया जाता रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका निर्माण किया जा सके। पटना में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय करने वाले संतोष कुमार ने बताया कि बिहटा सिविल एन्क्लेव के विकास से राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। बिहटा एयरपोर्ट को 1413 करोड़ आवंटन देकर पर्यटक को बढ़ावा देने की दिशा में अद्भुत कदम है। इससे टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार बढ़ेगा। राजधानी पटना में बिहटा आने जाने वाले यात्रियों को व्यावसायिक वाहन टैक्सी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, भीड़-भाड़ को कम करने और देश भर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 50,655 करोड़ रुपए की कुल लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके तहत 4,613 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। खड़गपुर मोरग्राम के बीच 231 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का 10,247 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। 10,534 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले 214 किलोमीटर लंबे थराड दीसा मेहसाणा अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होगा। अयोध्या में 3,935 करोड़ की लागत से 68 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड का निर्माण होगा।
रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 137 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले खंड का निर्माण किया जाएगा। कानपुर में 6 लेन वाली 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण होगा। करीब 5,729 करोड़ की लागत से 121 किलोमीटर लंबे गुवाहाटी रिंग रोड का चौड़ीकरण और सुधार किया जाएगा। नासिक फाटा से पुणे के समीप खेड़ तक 30 किलोमीटर लंबे 8 लेन वाले एलिवेटेड नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का 7,827 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। इन तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से न सिर्फ देश के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे अनुमति दें। नमस्कार।